नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे खबरें सीधे न्यूज रूम से, सटीक, सार्थक और संजीदा, जहां पर हर पल हम आपको करेंगे खबरों से खबरदार। बिल्कुल, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और खबर सीधे न्यूज रूम से मैं आज हम आपको दिखाएंगे वो तमाम अहम खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में बनी रहेंगी। साथ ही पूरे अपडेट के साथ हम आप तक पहुंचाएंगे तमाम वो खबरें और साथ ही ये भी बताएंगे कि पूरे दिन की अब तक की खबरें क्या हैं और उनमें अब तक क्या कुछ हुआ है। इससे पहले आपको बता दें कि कुल 8 खबरें जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आपको ये भी बताएंगे कि वो 8 बड़ी खबरें आखिर है कौन कौन सी। सागर, तो चलिए आज के दिन की 8 बड़ी खबरें जिस पर देश और दुनिया की नजर है। पहली खबर में आज के दिन हम बात करने वाले हैं कानून के शिकंजे में कानून मंत्री। आखिर कानून मंत्री ऐसी क्या अन पड़ी कि सरेंडर करने की बजाय शपथ लेने पहुंच गए, ये आप जानेंगे। बिल्कुल, और दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो महंगाई पर दंगल। देखिए, महंगाई को लेकर गुस्सा जारी है। अमूल और मदर डेयरी ने जो है कीमतें बढ़ा दी हैं दूध को लेकर और इस पर दंगल है। अब तीसरी खबर की अगर हम बात करें तो तीसरी खबर में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। सत्र भी जारी है क्योंकि विपक्ष ने रणनीतियां बना ली हैं कि कैसे शिंदे सरकार को घेरना है। बिल्कुल, और चौथी खबर देखिए, चौथी खबर की अगर बात करें तो घाटी में सुरक्षित नहीं कश्मीरी पंडित। एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को यह महसूस होने लगा है कि वो घाटी में सुरक्षित नहीं है। पांचवी खबर में आज के दिन हम बात करेंगे सावरकर वर्सेस सुल्तान, 2 पोस्टर को लेकर विवाद। लेकिन आखिर ऐसा क्यों, कर्नाटक में क्यों धारा 144 लागू, इसके पीछे वजह क्या, ये भी न्यूज इंडिया आपको बताएगा। बिल्कुल, और छठी खबर की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी का चुनावी मिशन, जहां पर मनीष सिसोदिया पहुंच गए हैं हिमाचल और यहां पर वो जनता से बातचीत भी करेंगे। उनका सीधा संवाद जनता से होगा। 7वीं खबर में हम बात करेंगे रेवड़ी कल्चर पर सुनवाई टली क्योंकि आम जनता की गाढ़ी कमाई जिसको धरातल पर उतारकर आमजन के हित में काम करना चाहिए। 20 तारीख वक्त दिया गया सभी पार्टियों को, इस पर भी बात हम करेंगे। बिल्कुल, और अगर बात करें 8वीं खबर की तो जम्मू में पूरे परिवार की संदिग्ध मौत। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मौत हुई कैसे और सस्पेंस में लगातार अब भी ये मौत है। इसको लेकर अभी जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो बिल्कुल 8 बड़ी खबरों पर न्यूज इंडिया की नजर बनी होगी। पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन आखिर नीतीश कुमार ने पल्ला क्यों झाड़ लिया, वजह क्या इसके पीछे? क्योंकि कानून मंत्री तो पहुंच गए शपथ लेने के लिए जब उन्हें सरेंडर करना था, लेकिन सरेंडर करने की बजाय लगे कार्तिकेय सिंह शपथ लेने और उनका कई मामलों में इस तरह से आपराधिक कृत्य भी सामने आ चुका है। आईपीसी की कई धाराओं के तहत उन पर मुकदमा दर्ज है और साथ में अनंत सिंह भी शामिल हैं। अंशिका, बिल्कुल, 16 अगस्त का वो दिन जब उन्हें सरेंडर होना था लेकिन मंत्री जी जो है शपथ ले रहे थे। अब देखिए, इसको लेकर नीतीश कुमार ने पल्ला झाड़ लिया है और ये सीधे कह दिया है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुझे इस चीज की जानकारी है। लेकिन सवाल ये है कि नीतीश कुमार के साथ जो रहते हैं, नीतीश कुमार के साथ जो उठते बैठते हैं, क्या वाकई नीतीश कुमार को कुछ नहीं पता? और ऐसे में 16 अगस्त को उन्होंने जब शपथ ली उस वक्त भी इस चीज की चर्चा नहीं हुई, ना ही वहां पर कोई पहुंचा उनसे पूछताछ करने के लिए। सागर, चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है हमारे सहयोगी ऋतुराज के पास कि बिहार के कानून मंत्री की मुश्किलें फिलहाल बढ़ चुकी हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कानून मंत्री की मुश्किलें बढ़ी। कार्तिकेय सिंह विवाद में बोले सीएम नीतीश कुमार की हमें तो कुछ मालूम ही नहीं। कार्तिकेय विवाद में कोई जानकारी नहीं, नीतीश कुमार का कहना। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब ये पूरा मामला सियासी भी अब हो चुका है। बीजेपी जमकर हमलावर। सुशील मोदी ने कहा कि अब जंगल राज रिटर्न्स, यानी कि अब जंगल राज वापस आ चुका है बिहार में और अब एक मौका मिला बीजेपी को क्योंकि हाल ही में आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई जेडीयू ने। में आपराधिक चरित्र के लोगों की भरमार है। ये सुरेंद्र यादव, रामानंद यादव, ललित यादव, ये कौन लोग हैं जिनके नाम से बिहार और वो इलाका थर थर कांपता है। आज भी अगर सुरेंद्र यादव गया में जब चलते हैं तो लोग डर के मारे कि सुरेंद्र यादव आ रहे हैं। ये ललित यादव जिन्होंने एक समय में एक दलित के पांव में कील ठोकने का काम किया था। एक ट्रक ड्राइवर का मामला था, मैं ही था उस समय, विधानसभा में कितना हंगामा हुआ था। ये रामानंद यादव एक समय पटना के डॉन रहे। कार्तिक कुमार, ये अनंत सिंह का दाहिना हाथ है। मैं अभी देख रहा था कि एक किडनैपिंग का भी केस इनके ऊपर दर्ज है। तो आप नीतीश जी ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? उन पर वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे। नहीं, मुझे नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करना? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है।
तो फिलहाल कानूनी शिकंजे में कानून मंत्री, लेकिन ये कार्तिकेय सिंह हैं कौन? नाम इतने ज्यादा सुर्खियों में क्यों, और क्यों अब इनका गहराता जा रहा है विवादों से नाता? ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे अंशिका। बिल्कुल, देखिए कौन है कार्तिकेय सिंह, ये आपको जानना सबसे पहले जरूरी है। चलिए जान लीजिए कौन है। देखिए, कार्तिकेय सिंह बिहार सरकार में कानून मंत्री हैं और अब इन पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। कार्तिकेय सिंह की अगर बात करें तो काफी अच्छा अनुभव इनका रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। आरजेडी के विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन फिलहाल बहुत बुरे फंसे हुए हैं। बीजेपी भी जमकर हमलावर। इसके साथ ही साथ कई आगे अन्य पहलू भी इनके साथ जुड़े हैं। पटना स्थानीय निकाय से 2022 में एमएलसी बने कार्तिकेय सिंह। बिल्कुल, और देखिए कार्तिकेय सिंह के बारे में और थोड़ा जान लीजिए आपकी। कार्तिकेय सिंह क्या क्या रहे हैं? मोकामा के रहने वाले हैं, शिक्षक भी रह चुके हैं कार्तिकेय सिंह, यानी इनको पढ़ाने लिखाने का अच्छा अनुभव है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब खुद इन पर मुश्किल आ गई है, मुश्किल के बादल मंडरा रहे हैं। समर्थकों के बीच कार्तिकेय मास्टर के नाम से भी मशहूर है, मतलब कि मास्टर जी नहीं कहा जाता है। अनंत सिंह भी इन्हें मास्टर ही कहते हैं। वो भी आप देखिए, पूर्व विधायक अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई कार्तिकेय सिंह के बारे में। लेकिन नवीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता नितिन नवीन जी। देखिए, कार्तिकेय सिंह जी जो है फंस गए हैं, और ऐसे में 16 अगस्त को जहां उनको सरेंडर करना था, वहां वो मंत्री पद की शपथ लेते नजर आ रहे थे। क्या कहेंगे आप? कह रहे हैं नीतीश कुमार कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे किसी चीज की जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री जी को खुद अगर जानकारी नहीं है तो उनके कैबिनेट के मंत्री बनने वाला व्यक्ति के बारे में उनको जानकारी नहीं होना, ये तो बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। लेकिन आपको मैंने पहले भी कहा और मैंने पहले भी इस विषय पर प्रतिक्रिया दी है कि नीतीश कुमार जी के यहाँ जो मॉडल अब चलने वाला है वो सुशासन मॉडल नहीं है। अटल जी के साथ रहकर सुशासन बाबू जरूर बने थे, लेकिन अब वो जंगल राज। जी बोलिए नितिन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अच्छा नितिन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। संजीव भी सहयोगी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। संजीव, ताजा अपडेट क्या है? जिस तरह से विवादों में बुरी तरह से फंस गए कार्तिकेय सिंह, और तो और नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं इस पूरे मामले को लेकर। संजीव। देखिए बिल्कुल सागर, आप लोगों ने बहुत सारी बातें कही और बहुत सारे तत्वों को भी दिखाया। मास्टर के नाम से जाने जाने वाले कार्तिकेय सिंह 2000 कह सकते हैं इस बार ही वो एमएलसी बने हैं, और राष्ट्रीय जनता दल का एक बड़ा उन पर आशीर्वाद भी रहा है। और अनंत सिंह के बहुत करीबी, अनंत सिंह के तमाम कह सकते हैं दाएं हाथ, बिजनेस से लेकर तमाम चीजों में उनका लगातार सहयोग रहा है। लेकिन जिस तरह से जो ये मामला सामने आया है, एक कह सकते हैं अपहरण मामले में, जो कि उनको खुद उनको सरेंडर करना था, जिस दिन उनको सरेंडर करना था उस दिन वो शपथ लेते हैं। तो अब कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारे में पूरी तरह से ये बात कह सकते हैं कि गरमा गई है, और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। सुशील मोदी पलटवार करते हुए तमाम जो संभावनाएं होती है राजनीति में, तमाम विपक्ष का जो वार होता है वो कर रहे हैं, और उन्होंने इनके ही नहीं बल्कि कई नेताओं के नाम गिना है। तो ऐसे में कार्तिकेय सिंह का अब ये बड़ा फैसला नीतीश कुमार को लेना है कि उनके कैबिनेट में क्या वो रहेंगे, और ऐसे में आरजेडी का एक बड़ा दबाव हुआ है। क्योंकि देखिए जिस तरह से नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए हैं, और अभी कैबिनेट का विस्तार होने के तुरंत ही बाद इस तरह का जो वाकया हुआ है, तो ऐसे में सरकार की एक बड़ी ठीक है संजीव, लगातार सुबह से नजर बना रखिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बीजेपी संसदीय बोर्ड का ऐलान किया गया। बीजेपी संसदीय बोर्ड का ऐलान हो चुका है बीजेपी की तरफ से। और बिल्कुल देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया है, और 11 बजे ही मीटिंग हुई थी संसदीय बोर्ड में। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह शामिल रहे, इसके अलावा और कई बड़े दिग्गज नेता शामिल रहे। अमित शाह, जेपी नड्डा भी संसदीय बोर्ड में शामिल रहे। बड़ा ऐलान किया गया है, बीजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे जेपी नड्डा। तो ये बहुत बड़ी चीज और बड़ा ऐलान, बड़ी जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई है। तो सहयोगी दीपक चौबे फिलहाल फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। दीपक, ताजा अपडेट क्या है? एक बड़ा ऐलान किया गया बीजेपी की तरफ से, संसदीय बोर्ड में कौन कौन होगा? दीपक जी देखिए सागर, अगर बात की जाए तो बीजेपी ने संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति का गठन, दोनों का ही गठन किया है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह कि इसमें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल और डॉक्टर के लक्ष्मण और इकबाल सिंह लालपुरा और सुधा यादव जैसे कई जो नए चेहरे हैं उनको मौका दिया गया है। हालांकि देखिए इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, शहनवाज हुसैन और नितिन गडकरी, तीनों को इस बार बाहर का रास्ता दिखाया गया है।
और हालांकि देखिए लिस्ट जो है ये बहुत लेट आई है, करीब अगर बात की जाए, क्योंकि अगर कहा जाए कि कार्यकाल अगले साल ही जेपी नड्डा का खत्म हो रहा है, उससे पहले ये लिस्ट आई है, यानी कि ये सारे लोग कंटिन्यू करेंगे। और लगातार जिस तरीके से कहा जाए कि कई खबरें भी आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों को कुछ लोगों ने चुनौती दी थी, तो उनको बाहर का भी रास्ता दिखाया गया है। और ये लिस्ट जो है अगर बात की जाए तो देखिए महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है उनको भी जगह दिया गया है। हालांकि इसमें नाम चल रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जगह दिया जाएगा, स्मृति ईरानी को जगह दिया जाएगा, और अगर बात की जाए तो निर्मला सीतारमण को दिया जाए, पर सबको बिल्कुल दीपक देखिए क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज चेहरों को शामिल किया गया है संसदीय बोर्ड में, और इस चेहरों को शामिल करने के बाद परिवर्तन की उम्मीद कितनी लगाई जा सकती है और फैसले लेने में और क्या कुछ परिवर्तन नजर आएंगे? परिवर्तन की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है परिवर्तन हुआ, क्योंकि कई ऐसे संगठन मंत्री हैं या लगातार देखिए प्रदेश अध्यक्ष भी चेंज हो जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो अभी थोड़े दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष, कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष चेंज किए गए थे। हालांकि अभी यूपी के रह गए हैं, कई और राज्य हैं जिनके मुख्य प्रदेश अध्यक्ष चेंज होना बाकी है। अगर बात की जाए तो सुनील बंसल को सीधा यूपी से दिल्ली लाया गया, उनको संघ की जगह बीजेपी में शामिल कराया गया, उनको महासचिव बनाया गया। तो ऐसे अभी परिवर्तन बहुत सारे चेंज होंगे, अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि देखिए अभी क्योंकि कार्यकाल जनवरी तक का है, जनवरी में जेपी नड्डा ने अपनी शपथ ली थी, तो हो सकता है कि उनका कार्यकाल दोबारा रिपीट किया जाए। जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि उनको दोबारा उनका कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो ये नए चेहरे हैं, ये मतलब जिस तरीके से इनको लाया गया है, ये कहा जाए कि बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें देखिए बीजेपी क्या है कि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, वो सब कुछ देखती है। अगर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं दीपक, आप सही कह रहे हैं, तमाम चीजें जो हैं वो इसमें देखी जाती है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कई सारे शहरों में आज से दूध महंगे हो जाएंगे, कुछ शहरों में ऑलरेडी हो गए हैं। बुधवार से ही दिल्ली की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, तो दूध महंगे हो गए हैं। 2 रुपए महंगा दूध अब आपको मिलेगा। अब अगर आप दूध खरीद रहे हैं तो ये चीज पहले से ही आप समझ लीजिए कि अमूल और मदर डेयरी इन दोनों ने ही अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं दूध की, और ऐसे में दोनों ही महंगी हो गई हैं। अब कहा जा सकता है कि लगातार 6ठे महीने में दूसरी बार दाम बढ़ाए गए हैं। 6 महीने में दूसरी बार दाम बढ़ाने के बाद आम जनता जो है वो प्रतिक्रिया देने लगी है। उनका क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुना देते हैं। आपको एकदम से पता चले होंगे? हाँ बिल्कुल, सडनली अभी मैंने तो पेमेंट भी कर दी थी ओल्ड के हिसाब से, तो फिर बता रहे हैं कि रेट बढ़ गए, इंक्रीज हो गया रेट सारे दूधों का। ये चीज़ें बढ़ जाना कहीं ना कहीं जेब पे असर करता है, क्योंकि एक बजट इंसान के माइंड में होता है कि हाँ बिल्कुल होता है भाई। डेली का मेरा किचन का इतना एक्सपेंसिव है, उसमें फिर ये इंक्रीज हो गया, गैस इंक्रीज हो गई, और चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। अब हम मानेंगे बेसिक थिंग होती है, दूध एक बेसिक थिंग होती है जो रोज यूज लेना ही लेना है, बढ़ भी गया तब भी लेना ही लेना है। लेकिन बजट तो ऑटोमेटिक डिस्टर्ब होगा ही होगा ना, सैलरी बढ़ नहीं रही है, खर्चे बढ़े जा रहे हैं। क्या करना चाहिए, क्या बोल सकते हैं, तो नहीं बढ़ना चाहिए। अभी दूध का रेट बढ़ गया, अभी नहीं है, आमदनी इतनी है ही नहीं, एक कम दूध का रेट बढ़ रहा है, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। हमारे देश के लिए जरा दिक्कत होती है, बस कंट्रोल में आना चाहिए सरकार को, और भी करना चाहिए जिस हिसाब से, ये छोटे मोटे चीज़ों पे नहीं बढ़ाना चाहिए। कल न्यूज़ में पता लग गया था कि 2 रुपये किलो दूध बढ़ गया है, तो ये रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ है, गरीब इंसान की भी हर चीज़ की है। इसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इन चीज़ों को ना बढ़ाए दे, ध्यान रखे, बाकी चीज़ों तो बढ़ ही रही हैं। इसमें बहुत महंगाई हो रही है, जब से गवर्नमेंट पता नहीं क्या करे, इतना टैक्स लगा रहे, क्या कर रहे, बहुत महंगाई होते जा रही है। आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। 2 रुपये बढ़ा दिया अचानक ये पैकेट में। हम गरीबों के तो अश्वनी राणा अर्थशास्त्री फोन लाइन पर जुड़ गए। अश्वनी जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार अश्वनी जी, लगातार ये बढ़ती महंगाई चिंता का विषय है। गरीब पर अगर हम बात करें या फिर अमीर पे हम बात करें, मध्यम वर्गीय फैमिली कहती है कि उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पिस तो हम जा रहे हैं इस महंगाई में। नहीं, बिल्कुल जैसा कि लोग भी बोल रहे हैं कि भाई छोटी फैमिली हो बड़ी फैमिली हो, रोजाना किसी ना किसी चीज के रेट बढ़ते जा रहे हैं। और ये जिस दिन ये वार शुरू हुई थी उस दिन ये डिसाइड हो गया था कि अगर ये वार 10 दिन में नहीं रुकी तो इसका बहुत लंबे असर समय तक इसका असर रहेगा, और वो हो रहा है। और अभी चाइना और बाकी कुछ और जिस प्रकार से खेल खेल रहा है, तो और भी वार के संकेत दिखते हैं। तो ऐसे में ये महंगाई तो बढ़ेगी, बढ़ भी रही है, लेकिन सरकार को इसके लिए कुछ उपाय सोचने चाहिए कि भाई जनता को राहत कैसे देनी है।
सरकार किसी कंपनी को या किस प्रकार से सब्सिडी कुछ दे, ताकि जो इस प्रकार का चीजें हैं जिसका सीधा इफेक्ट आम जनता, मिडिल क्लास को होता है या लोअर क्लास को होता है, उसको कैसे रोका जाए। तो उसके लिए सरकार को अभी पिछले दिनों जैसे इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़े हैं, तो EMI भी लोगों की बढ़ गई, लोन लेने वालों की, तो हर प्रकार से बढ़ता जाएगा। उस हिसाब से सरकारी कर्मचारी को तो उसका लाभ मिल जाता है कि उसका DA बढ़ जाता है, लेकिन जो बाकी परिवार को नुकसान रहता है। बहुत शुक्रिया अश्विनी जी, आपने विस्तार से समझाया कि आखिर इसका असर क्या कुछ पड़ेगा। देखिए, क्योंकि दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है और छठे महीने में दूसरी बार हुआ है। आम जनता का ये कहना है कि परेशानी तो हो रही है, लेकिन किसी तरह चलिए इसको भी हम देखेंगे। इन सब के बीच महंगाई के मामले में और खास तौर पर दूध की कीमतें जो बढ़ी हैं, आपको थोड़ा समझा देते हैं कि कहां पर इसका क्या असर देखने को मिल रहा है और अब तक कितना ज्यादा इसमें देखने को मिला है असर। देखिए, बिल्कुल महंगाई पर दंगल। आखिर क्यों जनता पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। चाहे हम बात करें खुदरा महंगाई की, थोक महंगाई में थोड़ी सी कमी, लेकिन खुदरा महंगाई लगातार बढ़ती हुई। अमूल और मदर डेयरी ने 5 महीने में दूसरी बार दाम बढ़ा दिए। पशुओं के चारे की लागत जो है वो 20% बढ़ गई। यही कहना है कंपनियों का कि इसीलिए इस दामों में इजाफा किया गया। बिल्कुल, कांग्रेस का आज से महंगाई पर बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा और ऐसे में देखिए, इससे पहले भी कांग्रेस महंगाई को लेकर सड़कों पर नजर आई है। जगह जगह हफ्ते भर महंगाई चौपाल लगाएगी कांग्रेस पार्टी। लगातार महंगाई को लेकर चर्चा के लिए कई बार कांग्रेस ने ये कहा है। इसके अलावा 23 अगस्त तक महंगाई चौपाल लगाएगी कांग्रेस। तो चलिए, 23 अगस्त तक कांग्रेस अगर हंगामा करेगी सड़कों पर और अगर महंगाई चौपाल लगाएगी तो क्या इसका असर पड़ेगा सरकार पर? क्या सरकार विचार करेगी कि हाँ, महंगाई में थोड़ी सी कमी करनी चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिले? लेकिन जयपुर और दिल्ली, यहां पर लोगों का क्या कहना है महंगाई को लेकर, जब हमारे संवाददाता पहुंचे, देखिए आप पे। अगर आप सुबह सुबह चाय के शौकीन हैं तो आज से आपकी चाय थोड़ी सी महंगी होने वाली है, क्योंकि देश के 2 सबसे बड़े दूध के सप्लायर्स अमूल और मदर डेयरी ने 2-2 रुपये जो दूध के दाम हैं उनको बढ़ा दिया है, जिससे आम आदमी पर महंगाई का जो डबल अटैक है वो पड़ गया। इससे पहले तमाम चीज़ों के दाम बढ़ाए जा रहे थे और आज से दूध के जो दाम हैं उनको बढ़ा दिया गया है। ये बताइए कि आखिर आज से 2-2 रुपये दाम बढ़े हैं, कितना झटका लगेगा आम आदमी पर? बहुत ज़्यादा लगेगा सर। अच्छा, आप बताइए आखिर, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है और आज से दूध के दाम भी बढ़ गए। लगातार महंगाई बढ़ रही है, दूध ज़्यादा हो रहा है, इससे जनता के ऊपर फर्क पड़ेगा और किसके ऊपर? ले तो जनता ही रही है। जो कम पैसे कमा रहे हैं वो कहाँ से करेंगे? कैसे कैसे करके 1-1 रुपये बना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी लगातार जो दूध लेने के लिए लोग पहुँच रहे हैं। डेली यहीं से दूध ले जाते हैं? हाँ जी सर। ये बताइए कि आज अमूल और मदर डेयरी ने 2-2 रुपये बढ़ा दिए हैं, कितना असर घर के बजट पर पड़ेगा? बहुत सर, बहुत बजट पड़ेगा। साथ से तो सैलरी कम है, काम छूट गया, इस चक्कर में दिक्कत होगी बंदे को। अरे बजट तो ये पूरा देश ही खाए जा रहा है मोदी सरकार। बजट क्या है? 1053 रुपये गैस हो गई। इस तरीके से यहाँ पर जो दूध है वो लगातार लेने के लिए लोग पहुँचते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये महंगाई अभी और बढ़ेगी, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है, क्योंकि डबल अटैक जो है लोगों पर पड़ रहा है। अमूल और मदर डेयरी ने आज 2 रुपये जो अपने दूध के दाम हैं उनको बढ़ा दिया गया। हालांकि दोनों ही कंपनियों की तरफ से कहा गया है कि जो कृषि से जुड़ी चीज़ें हैं उनके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो किसान हैं वो जो दूध मदर डेयरी और अमूल को सप्लाई करते हैं वो अब ज़्यादा पैसे ले रहे हैं और यही वजह है कि दोनों कंपनियों ने जो हैं वो दूध के दाम बढ़ा दिए। यानी कि इससे पहले पेट्रोल, CNG और खाने पीने की चीज़ों पर दाम बढ़ रहे थे, लेकिन आज से जो आम आदमी रोज़ाना सुबह चाय पीता है उसमें पड़ने वाले दूध को भी अब 2 रुपये महंगा कर दिया गया है। इसका मतलब यही है कि सीधे सीधे शब्दों में कहे तो आम आदमी पर महंगाई का जो डबल अटैक है वो आज से पड़ने वाला है और यही वजह है कि लोग जो हैं अब परेशान हैं कि कैसे उनके घर का बजट आज के बाद पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। देश में लगातार महंगाई की दर बढ़ती जा रही है, कभी पेट्रोल, कभी डीजल, कभी गैस सिलेंडर। तो अब दूध के दाम, अमूल में भी दूध के दाम बढ़ चुके हैं, 2 रुपये जो है वो दाम बढ़ चुके हैं। कुछ लोग हैं जो कि अमूल की दूध की डेयरी पर जो है दूध लेने के लिए आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अब उन्हें कल तक जो दूध मिल रहा था वो अब 2 रुपये महंगा मिल रहा है। सर, क्या आप लेने आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? लगातार महंगाई बढ़ रही है। लगातार महंगाई बढ़ रही है। हम छाछ लेने आए हैं, वो उसमें पानी मिला हुआ है, उसके बाद भी 16 रुपये का है आधा लीटर। तो महंगाई तो बढ़ ही रही है। जीएसटी भी, कभी जीएसटी लगता है आटे पे, अब जो बच्चे दूध पीते हैं वो 2 रुपये बढ़ा दिए। तो आप कुछ अपील करना चाहेंगे कि महंगाई से राहत मिले थोड़ी? हाँ, तो महंगाई को कम किया जाए, सरकार से यही अपील है हमारी। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं
आप दूध लगातार लेते रहते हैं, लेकिन अब पता चला है कि 2 रुपये महंगा हो चुका है, तो कुछ अपील करना चाहेंगे? बहुत परेशान है साहब हम दूध से, और अब दूध पीना ही बंद कर रहे हैं आज से। ऐसा लगता है अब कैसे खाएं कैसे पिए, महंगाई से इतने हर दिन 2 रुपए 3 रुपए किसी ना किसी चीज से बढ़ते रहते हैं, राशन पे कभी, और अब दूध पे ही बढ़ गए तो अब क्या करेंगे, चाय पीना ही बंद कर देंगे। बच्चे भी दूध पीते हैं, अमूमन सुबह उठते हैं बच्चे मांगते हैं, तो वो ही महंगा हो जाएगा तो बेचारे गरीब आदमी आम आदमी कहाँ जाएगा? जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब सरकार से यही उम्मीद है हमारी। और ये लोग इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो दुकानदार है। तो बिल्कुल ये थे लोग, उनके बयान भी ये है कि हम तो दूध पीना ही बंद कर देंगे, चाय पीना बंद कर देंगे। तो वाकई लोग जो है काफी ज्यादा परेशान है। लगातार इस तरह की खबरें आती है, कभी क्या महंगा हो रहा है, कभी क्या महंगा, तो इससे लोग भी काफी ज्यादा आहत हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लोग अपील कर रहे हैं सरकारों से कि महंगाई पर थोड़ी सी तो राहत उनको दी जाए। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने और आरबीआई ने जो मिलकर प्लान बनाया था महंगाई को लेकर, हमने उसको धरातल पर उतार दिया। मतलब कि 5 महीने में महंगाई सबसे निचले स्तर पर है, ये सरकार कह रही है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि कांग्रेस आज से जो महंगाई चौपाल लगाएगी, आंदोलन करेगी, इसका कितना असर बीजेपी पर पड़ेगा? और अगर वाकई में महंगाई कम हुई है तो फिर हमें और आपको दिखाई क्यों नहीं पड़ता? अंशिका। बिल्कुल ठीक कहा सागर आपने, अगर महंगाई कम हो रही तो हमें और आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और जनता जो ये कह रही थी, आपने भी सुना, जनता का कहना था कि पहले तो कुछ चीजों को लेकर हम मैनेज कर रहे थे, लेकिन अब दूध की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, ऐसे में और भी ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र की शुरुआत के बाद लगातार जिस तरह से विपक्ष की ये रणनीतियां कि कैसे शिंदे सरकार को घेरा जाए, आपको वो दिन तो याद होगा जब शिंदे ने किस तरह से बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और महाराष्ट्र में सरकार बनाई। उसके बाद लगातार शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे गुट शिंदे सरकार पर हमलावर है और इस तैयारी में है कि कैसे शिंदे सरकार को घेरा जाए, क्या रणनीतियां बनाई जाए और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर शिंदे सरकार पर हावी हो सकते हैं सदन के अंदर। अंशिका। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए, मानसून सत्र की शुरुआत आज से हुई, 25 अगस्त तक मानसून सत्र लगातार जारी रहेगा, लेकिन पहला ही दिन जैसी की उम्मीद जताई जा रही थी हंगामेदार रहने की, और हंगामेदार ही रहा, क्योंकि विपक्षी लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर हमलावर नजर आए सरकार पर। हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए, पहला दिन ये कहा जा रहा था कि हंगामेदार जरूर रहेगा, चाहे वो किसानों के मुद्दे को लेकर हो, चाहे वो महंगाई के मुद्दे को लेकर हो, तमाम चीजों को लेकर जो विपक्षी है वो सरकार पर हमलावर नजर आए। आज का ये सत्र कैसा रहा, किन किन चीजों को लेकर बातचीत हुई? देखिए, बिल्कुल अंशिका जी, जिस तरीके से आज पहला दिन है और इस वजह से पहले दिन ही जो कयास लगाई जा रही थी कि हंगामा हो सकता है, यस हंगामा तो हुआ, लेकिन जो शिवसेना जो तो खेमों में बटी हुई, एक खेमा है उद्धव गुट का, एक दूसरा खेमा है शिंदे गुट का। शिंदे गुट खेमा इस वक्त पक्ष में बैठी है और उद्धव खेमे की बात करें तो विपक्ष में बैठी है, कांग्रेस एनसीपी के साथ विपक्ष में बैठी है। तो ऐसे में जब जो उद्धव जो शिंदे गुट की विधायक जब विधानसभा में जब दाखिल हो रहे थे, वह नारेबाजी लगा रहे थे 50-50 यानी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। अब हम बात करेंगे कश्मीरी पंडितों की। हाँ, वही कश्मीरी पंडित जिन पर जमकर सियासत की गई, वो कश्मीर जिसे जमीन का जन्नत कहा जाता है, असल में वो कश्मीरी पंडित उसे जन्नत नहीं मानते, क्योंकि घाटी में अगर हम बात करें तो 24 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या ये आने वाले समय के लिए चिंता का विषय, और अभी भी इस पर लगातार सेकी जा रही हैं राजनीतिक रोटियां। अंशिका। और ये बहुत दुख की बात है कि जिस जगह को जन्नत कहा जाता है वहां पर इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया है। और इस बार सेब के बगीचे में 2 भाइयों को गोली मारी गई, जिसमें कि एक भाई की मौत हो गई है और दूसरा अब भी घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में लगातार जारी है। लेकिन सवाल यह है सागर कि हर बार कश्मीरी पंडित ही क्यों? बिल्कुल, इसीलिए कश्मीरी पंडित ने कहा कि हमें आखिर मोहरा कब तक बनाया जाएगा। देखिए, कश्मीर में बढ़ सकती है टारगेट किलिंग। इस टारगेट किलिंग की बढ़ने के पीछे वजह क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान के बाद कश्मीरी पंडित अब निशाने पर हैं। ये बहुत बड़ी बात है सरकार के लिए। बिल्कुल, ऑपरेशन रेड वेव से 200 लोग हिट लिस्ट में आए, और ऐसे में देखिए अब भी सिलसिला थमा नहीं है, कश्मीरी पंडित जो है वो टारगेट हो रहे हैं। गृह मंत्रालय ने चेतावनी भी जारी कर दी है, इस पर एक मूवी बन गई, कश्मीर फाइल्स मूवी बन गई, बावजूद इसके जो केसेस है वो थम नहीं रहे। अब देखिए, शोपियां में 2 कश्मीरी पंडितों पर अटैक किया गया। कल के दिन की तस्वीरें आप सभी ने देखी। सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है। सरकार की तरफ से एडवाइजरी बाकायदा जारी कर दी गई कि सतर्क आप रहिए, और इसीलिए आज के दिन हमने जिक्र किया कि कश्मीर में बढ़ सकती है टारगेट किलिंग। लेकिन आखिर कश्मीरी पंडितों पर यह अत्याचार थमेगा कब?
उन्होंने बार बार यही कहा कि आखिर घाटी में हम महफूज कब होंगे, क्योंकि हम बात करें सरकार की या फिर हम बात करें जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने केवल उन पर राजनीति की है। सुशील पंडित फिलहाल सोशल एक्टिविस्ट फोन लाइन पर। सुशील जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। चलिए लौट कर आएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, जहां पर घाटी में 24 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की मौत और कश्मीरी पंडित जमकर प्रदर्शन भी हमेशा करते हुए दिखाई दिए सड़कों पर। धारा 370 बेशक हटा दी गई हो जम्मू कश्मीर से, लेकिन अभी भी वहां पर हालात वैसे नहीं है जैसा कि सरकार ने सोचा था। हर घर तिरंगा यात्रा आपको याद होगा पूरे देश भर में जमकर चलाया गया, लेकिन कश्मीरियों पर अब यह हर घर तिरंगा यात्रा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि सरकार ने भी इस पर चेतावनी जारी की है। अंशिका। बिल्कुल सागर, आप ठीक कह रहे हैं कि चेतावनी जारी की गई है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का यह कहना है कि धारा 370 को इसलिए निष्प्रभावी किया गया था क्योंकि यहां पर लोगों की सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी, लेकिन आखिर सेफ्टी और वो सिक्योरिटी गई कहां? आखिर क्यों नहीं सुरक्षित हैं लोग कश्मीर में? आखिर क्यों नहीं यहां के लोग जो है चैन से बाहर निकल पा रहे हैं? क्या किसी ने कभी ये सोचा था कि सेब के बगीचे में इस तरीके से आतंकी गोली चला देंगे और कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाएंगे? सागर देखिए, बिल्कुल हम बातचीत करेंगे। फिलहाल सुशील पंडित एक्टिविस्ट जुड़ गए हैं। सुशील जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। सुशील जी, आवाज मिल पा रही है? जी हाँ। सुशील जी, कई बार देखिए आपसे पहले भी बातचीत हुई, हमने जिक्र किया कश्मीरी पंडितों पर जमकर जो राजनीति की गई, धारा 370 हटा दी गई, सरकार अपना गुणगान करने में लगी है, लेकिन बार बार पॉलिटिकल पार्टियों ने यही आरोप लगाया कि कश्मीर में हालात वैसे नहीं है जैसा सरकार कह रही है। आपने भी पिछली बार ये जिक्र किया था। सुशील जी। जी, और यदि कोई भूलने की कोशिश करता भी है इस बात को, तो फौरन किसी की जान लेकर के ये फैसला किया जा सकता है। स्थितियां रत्ती भर नहीं बदली है, तो एक दिन पहले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों की। घाटी में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। हर एक चप्पे चप्पे पर देखिए सुरक्षा कर्मी तैनात तो रहते हैं, लेकिन अगर 24 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या की जाती है कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर फाइल्स पिक्चर भी आपने देखी जिस पर जमकर सुर्खियां तो बटोरी गई, लेकिन भला सुर्खियां किस काम की और वो पिक्चर किस काम की जब कश्मीरी पंडित अभी भी महफूज नहीं है। ऑपरेशन रेड वेव से अभी भी कहा जा रहा है कि 200 लोग ऐसे हैं जो हिटलिस्ट में है, जो निशाने पर है आतंकियों को, जिनको कभी भी मौत की घाट उतारा जा सकता है अगर अभी भी वहां पर सतर्कता नहीं बरती गई तो। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए अभी भी यही लगातार जारी है कि जितने भी कश्मीरी पंडित हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और ऐसे में उनके भी मन में यही सवाल है आखिर कब तक इस तरह चलता रहेगा। तो चलिए हम बात करें कश्मीरी पंडितों को, लेकिन अब चलेंगे अगली खबर की तरफ, क्योंकि कर्नाटक में लगातार बवाल जारी है। कर्नाटक में बवाल के पीछे वजह क्या, ये भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि कर्नाटक में सावरकर वर्सेस सुल्तान, ये दो ऐसे चेहरे जिनके पोस्टर को लेकर जमकर विवाद, धारा 144 लगा दी गई, और साथ ही में इस समय वहां की सड़कों पर जमकर जो उपद्रव मचा उस पर भी पुलिसकर्मी अब सतर्क हैं। अंशिका। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दो पोस्टर जिनको लेकर लगातार वहां पर विवाद देखने को मिला, सड़कों पर लोग उतर आए और फिर गुस्सा जाहिर करने लगे, लेकिन इसको लेकर अब बयान सामने आने लगे नेताओं के। उनका कहना कि हिंदू भी कमजोर नहीं है। तो देखिए क्या चल रहा है विवाद। वीर सावरकर और टीपू सुल्तान को लेकर पूरे फिलहाल प्रदेश में जमकर विवाद। शिवमोगा में टीपू और सावरकर समर्थक आपस में भिड़ गए, और ऐसे में देखिए पुलिस ने शिवमोगा में धारा 144 लागू कर दी है ताकि अशांति की स्थिति ना बने और कोई भी लोग जो है बाहर ज्यादा ना निकले। दो गुटों में हिंसक झड़प के बाद ही ये एक्शन लिया गया है, और पुलिस की तरफ से अभी भी लगातार नजर बनाई जा रही है और तमाम वहां के जो लोग हैं उनको कंट्रोल में किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए 18 अगस्त तक धारा 144 फिलहाल लागू है शिवमोगा में, और शराब की बिक्री पर बैन है ताकि वहां पर कोई भी शराब पीकर इस तरह की उपद्रव ना पैदा करे जिस तरह से पहले हुए। डीएम ने फिलहाल स्कूल और कॉलेज को बंद करने के निर्देश भी अब दिए हैं। अंशिका। बिल्कुल देखिए, तो वीर सावरकर और टीपू सुल्तान के पोस्टर के बाद से लगातार जो है बवाल मच गया है। सामने आने के बाद दोनों के ही जो समर्थक है अब वो भिड़ने लगे हैं और सामने आ गए, लेकिन धारा 144 भी लागू कर दी गई है इलाके में। बिल्कुल,
सहयोगी गौरव मिश्रा लाइव जुड़ेंगे, पूरी जानकारी हम उनसे लेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर कर्नाटक में हालात ऐसे क्यों बने, इसके पीछे वजह क्या है। गौरव, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है, कर्नाटक के हालात कैसे हैं, वहां की प्रशासन कितनी एक्टिव और सतर्क अभी दिखाई दे रही है? गौरव, फिलहाल देखिए, इस पूरे मामले को अगर देखें, ये बहुत पुराना मामला है, तकरीबन 2 हफ्तों से ज्यादा का समय हो चुका है। सावरकर को लेकर के जो कर्नाटक में विवाद मचा, पोस्टर लगाया गया, बाद में उस पोस्टर वाली जगह पर टीपू सुल्तान का पोस्टर लगाया गया। पहले ये विवाद चल रहा था, लेकिन इस विवाद ने तूल तब पकड़ लिया जब 15 अगस्त को अहमद सर्किल पर एक पोस्टर जो लगाया था वो सावरकर का पोस्टर लगाया गया था। उसके बाद सावरकर के पोस्टर को हटा करके वहां टीपू सुल्तान का जो पोस्टर है वो चस्पा किए जाने की कोशिश की गई। तो दो पक्ष हैं, एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ मुस्लिम, दोनों ही पक्षों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम मैसूर की बात करें कर्नाटक की, तो टीपू सुल्तान को वहां मानने वाले, उनके अनुयायी बहुत ज्यादा हैं, और ऐसे में उनके पोस्टर्स को लगाने की जो बात है, उनके नाम पर जो चौराहों का नामकरण करने की बात है, इस तरीके की मांग एक तरफ की जा रही, तो दूसरी तरफ सावरकर का पोस्टर जो है उसको फाड़ दिया कुछ उपद्रवी तत्वों ने, जिसके बाद से 15 अगस्त की घटना हुई और उस घटना के बाद से पूरे इलाके में धारा 144 लागू की गई है। शिवमोगा पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो एहतियातन जितने भी स्कूल और कॉलेज हैं उनको फिलहाल बंद कर दिया गया, अगले 3 दिनों तक के लिए उनको बंद रखा गया है। हालांकि इस पूरे मामले में जो वहां के एडीजी हैं उनका यह कहना है कि कानून व्यवस्था को सही रखने के लिए, शांतिपूर्ण रखने के लिए कुछ देर के लिए इंटरनेट सेवाओं को भी बंद रखा गया है। हालांकि जो 4 आरोपी इस पूरे मामले में पकड़े गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उसमें से एक आरोपी का कनेक्शन जो निकल करके सामने आया वो राजस्थान का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस राजस्थान के बैकग्राउंड पर भी जांच कर रही है कि दरअसल क्या यह सोची समझी साजिश थी, राज्य में दंगा कराने की तो साजिश नहीं थी। हालांकि इस पूरे मामले की अगर मैं बात करूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वो इस पूरे मामले पर सावरकर के पक्ष में खड़ी नजर आ रही है। उनका यह कहना है कि सावरकर के जो पोस्टर थे उसको फाड़ना कहीं ना कहीं ये गलत है, और 15 अगस्त के मौके पर जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके पोस्टर लगाए गए थे। हालांकि कांग्रेस इस बात को लेकर के 15 अगस्त के इस पूरे प्रोग्राम में कांग्रेस ने भी कई अखबारों में स्वतंत्रता सेनानियों के पोस्टर जारी किए गए थे, उसमें नेहरू का भी फोटो जारी। में तो स्थितियां सामान्य करने की कोशिश प्रशासन की तरफ से हो रही है, लेकिन क्या कर्नाटक के अलावा आसपास की जगहों पर शांति है? क्योंकि समर्थक तो समर्थक है और समर्थक तो पूरे देश में हैं लोगों के। देखिए अगर देखा था इस पूरे मामले पर, क्योंकि जब ये स्थिति वहां पर भयावह हुई, धारा 144 लागू की गई, तो जितने भी गुट हैं, कुछ ऐसे भी संगठन थे जो हाथों में भगवा ध्वज लेकर के मार्च करना चाह रहे थे, यात्रा निकालना चाह रहे थे। दोनों ही गुटों के तरफ से फिलहाल उनको साफ तौर पे पुलिस प्रशासन ने समझा दिया कि सड़कों पर नहीं निकलना है। इसके अलावा इस पूरे पोस्टर विवाद का असर आसपास के हिस्सों में भी देखने को मिल रहा है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है ताकि शिवमोगा में दंगे वाली स्थिति ना हो, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले तकरीबन 6 महीने पहले ही शिवमोगा में दंगा होते रह गया था। वहां पर गौमांस और इन चीजों को लेकर के एक बड़ी अफवाह फैली थी, जिसके बाद से शिवमोगा की स्थिति खराब हुई थी, और एक बार फिर से सावरकर के पोस्टर को फाड़ने के बाद से पूरा विवाद जो है वो गर्मा गया है। बहुत ठीक है गौरव, आप बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से आपने बताया कि मौजूदा समय में कर्नाटक में हो क्या रहा है, लेकिन स्थितियों को सामान्य करने के लिए और ज्यादा परेशानी वहां के रहने वाले लोगों को ना हो, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन एक्टिव है, सतर्क है। धारा 144 लागू कर दी गई है और साथ ही स्कूल कॉलेजेस को भी बंद कर दिया गया है। सागर, देखिए चलिए बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में अपनी गारंटी योजनाओं के साथ ही साथ अब हिमाचल और गुजरात में भी अब इस तैयारी में कि कैसे वहां पर आम जनता को अपने पाले में किया जाए। क्योंकि अगर हम बात करें हिमाचल की, तो वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये अब कह रहे हैं कि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस ने हमेशा केवल हिमाचल को धोखा ही दिया, लेकिन अब एक ऐसी पार्टी आ चुकी है मैदान में जिस पर आम जनता विश्वास अब करेगी। आम जनता अब ये समझेगी कि हाँ कोई ऐसी पार्टी आई है जो प्रदेश का भला सोचेगी। अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सागर, जनता सोचती है कि कोई ऐसा ही नेता हो जो उनके लिए सोचे, उनके बारे में सोचे। और खासतौर पर अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की, तो यहाँ पर सुख सुविधाओं की थोड़ी कमी होती है, और ऐसे में पहाड़ी लोग जो है और भी ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं अपने नेता से। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ऐलान किए जा रहे हैं, जो घोषणाएं की जा रही हैं, वो मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी है सागर, और वहां की जनता को भी बहुत ज्यादा उम्मीद है उनसे। देखिए दो ये चेहरे हैं आज के दिन दौरे पे, सिसोदिया साहब हैं और फिलहाल भगवंत मान है जो फिलहाल दौरे पर गए। हिमाचल की जनता को आज ये गारंटी स्कीम भी बताने वाले हैं। पहली गारंटी शिमला पहुंचे और भगवंत मान और सिसोदिया बताएंगे इस बारे में।
बिल्कुल। और देखिए, अगर बात करें अरविंद केजरीवाल की, तो गुजरात में अरविंद केजरीवाल गारंटी दे रहे हैं और हिमाचल की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया ने ली है। हिमाचल में मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को हमेशा गुमराह किया है, ये मनीष सिसोदिया का कहना है। आप देखेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी हिमाचल में ही मौजूद हैं, जो लगातार जनता के बीच मनीष सिसोदिया के साथ जा रहे हैं। चलिए, सहयोगी नमित त्यागी फिलहाल लगातार देखिए आम आदमी पार्टी के हर एक दौरों पर इनकी नजर बनी रहती है, पूरी जानकारी देंगे। नमित, ताजा अपडेट क्या है? चलिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता फिलहाल पंकज जी जुड़ गए, नमित लौट कर आऊंगा। पंकज जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। पंकज जी, गारंटी स्कीम पर बहुत ज्यादा लग रहा है आप लोग को भरोसा है। दिल्ली में, पंजाब में, फिर वही लेकर आप लोग चल पड़े हिमाचल और गुजरात की गलियों में भी। देखिए, मुझे लगता है कि वर्तमान में ये चुनावी घोषणा पत्र है, ये एक ऐसा घोषणा पत्र होता था जिसे पार्टी कोई भी सत्ता में आने के बाद सबसे पहले किनारे रखती थी और कोई भी घोषणा पूरी नहीं करती थी। आम आदमी पार्टी ने पहली बार ये घोषणा पत्र और चुनावी वादों की परिपाटी को बदला है। अब हम जनता के बीच में गारंटी देने में भरोसा रखते हैं और आम आदमी पार्टी का मतलब है जो वो कहती है करती है। हमने जो भी गारंटी दिल्ली में दी है उसे पूरा किया है, पंजाब में हम चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं और अब हमारा गारंटी प्रोग्राम हिमाचल प्रदेश में भी आज पहली गारंटी जो है अभी थोड़ी देर में मनीष सिसोदिया जी जो है वो जनता के बीच में रखेंगे। गारंटी का मतलब है एक भरोसा, ये घोषणा नहीं है, क्योंकि घोषणाओं से लोगों का भरोसा उठ गया है। आज गारंटी का दौर है, आम आदमी पार्टी गारंटी देने में भरोसा रखेगी। ठीक है, राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। राकेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। राकेश जी, यहाँ पर कहना था कि घोषणाओं पर से भरोसा उठ गया है, अब जनता को गारंटी चाहिए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मेरे भाई पंकज जी ने बिल्कुल सच बात की कि आम आदमी से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि ये झूठे नहीं, आप मेरी बात गलत सुने हैं राकेश जी। उन्होंने ये कहा है कि घोषणा पर से भरोसा उठ गया है, अब गारंटी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ मैडम, मैं वही कह रहा हूँ कि घोषणा से उठ चुका है आम आदमी पार्टी से लोगों का विश्वास, क्योंकि पंजाब में अभी नई सरकार बनी है और उससे पहले इन्होंने कहा था कि 1500 रुपए हर महिला को मिलेगा। 4 महीने हो चुके हैं लेकिन किसी को भी एक पैसा नहीं मिला है, तो लोगों से आम आदमी पार्टी का भरोसा उठ चुका है। और दिल्ली में आपको पता है ये क्या हालात हैं। लेकिन राकेश जी, देखिए, मैं सागर मिश्रा बात कर रहा हूँ स्टूडियो से। रेवड़ी कल्चर पर तो सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, आप सभी पार्टियों को इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, रेवड़ियां नहीं बांटनी चाहिए, झूठी घोषणाएं नहीं बांटनी चाहिए और लोगों को मुफ्त की आदत नहीं डालनी चाहिए। देखिए, मैं थोड़ा इसमें इंटरवीन करूंगा। राकेश भाई जी कह रहे हैं जनता का भरोसा आम आदमी पार्टी से उठ गया है, तो जयराम जी को हम पे इतना भरोसा क्यों है? क्यों हमारी योजनाओं को कॉपी करते हैं? 125 यूनिट बिजली फ्री योजनाओं को आपने दिया, आपने पानी मुफ्त दिया। अगर आयुष्मान भारत की बात करें, आयुष्मान भारत की बात करें, अगर उनमें से बच जाता है तो हिमकेयर में आता है। ये जो योजना है, ये केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम किसी की नकल करते नहीं, खुद का पेपर देते हैं और जनता जानती है 2022 में नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी जनता आशीर्वाद देगी और हिमाचल प्रदेश में पूरा सरकार। मुझे लगता है जब से आम आदमी पार्टी आई है, कांग्रेस भाजपा उसी की राह पे चली है। जो लोग हम पर कभी ताने कसते थे, आज वो लोग बिजली मुफ्त दे रहे हैं, पानी मुफ्त दे रहे हैं। आपको लगता है क्या जनता सब कुछ जानती है? बिल्कुल जानती है, तभी तो मैं कह रहा हूं आप लोगों को। लेकिन पंकज जी, उत्तराखंड वाला हाल ना यहाँ पर हो जाए, सभी गारंटियां फेल ना हो जाए। कोई गारंटी फेल नहीं होती। अभी आपने देखा द्वारा से हमने 37 साल के बाद कोई भी नई पार्टी है उसको थोड़ा समय लगता है। और जहाँ तक हमारी सरकारों का सवाल है, ये मैं पूछना चाहूंगा, हर जगह सरकारें बनी है तो लोगों का विश्वास हम पे बना रहा है, इसलिए हम रिवाज बदलेंगे। हिमाचल प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राकेश जी, पंकज जी को पहले सुन लेते हैं। पंकज जी, मेरा यही कहना था कि ऐसा ना हो कि हिमाचल में आप लोग इतना दमखम लगा रहे हैं पंजाब की जीत की तर्ज पर, उत्तराखंड वाला हाल हो जाएगा तो फिर ऐसा तो नहीं ना कि निराशा हाथ लगेगी आप लोगों को? पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम पहली बार कहीं भी आ रहे हैं, पूरी चुनौती के साथ आ रहे हैं। देखिए, और जहां तक हिमाचल प्रदेश की मैं साफ बात कर दूं, यहाँ पे आज तक कोई सरकार रिपीट नहीं हुई। इसका मतलब कि दोनों सरकारों ने जनता का काम नहीं किया है। मजबूरी में लोगों को कांग्रेस और भाजपा को बारी बारी लाना पड़ता है। दिल्ली में हम तीसरी बार आए हैं। हम दिल्ली में आज तक भाजपा 2.5 का आंकड़ा नहीं छू पाती है।
पंजाब में इनका क्या हालात है। चलिए ठीक है पंकज जी, आपकी चुनौती को बीजेपी कैसे लेगी ये तो चुनाव के समय पता चलेगा। बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, भी बहुत शुक्रिया पंकज जी, आपने समय दिया, बातचीत की। नमित त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानेंगे। नमित देखिए, मिशन हिमाचल को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्टिव है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो ऐलान किया है कि हम गारंटी पे गारंटी देंगे जनता को, ये कितना कारगर साबित होने वाला आने वाले समय में? देखिए अंशिका, इसके पीछे दो वजह हैं। पहला ये कि आम आदमी पार्टी ने जिन जिन राज्यों के अंदर सरकारें बनाई हैं, चाहे दिल्ली की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, वहां पर इन गारंटियों के तर्ज पर ही सरकारें बनी हैं और उन गारंटियों को आम आदमी पार्टी ने पूरा भी किया है। क्योंकि पंजाब के अंदर चाहे हम मोहल्ला क्लिनिक की बात करें या फिर 300 यूनिट फ्री बिजली की बात करें, इसको लेकर गारंटी दी गई, उस गारंटी को पूरा किया गया। हाल ही में गुजरात के अंदर भी जो चुनाव होने हैं दिसंबर में, उसके लिए भी आम आदमी पार्टी ने 5 गारंटी जो है वो गुजरात के अंदर दी है। हिमाचल के अंदर भी फिलहाल जो मंच पर टाउन हॉल के अंदर, शिमला के टाउन हॉल पर जो भगवंत मान है वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने दिल्ली के अंदर भी दिल्ली का जो बजट था वो लोगों से पूछकर बनाया, आम जनता से पूछकर बनाया। पंजाब का जब बजट पेश किया गया तो उसमें भी आम जनता की राय ली गई। तो जाहिर तौर पर जो पहली गारंटी होगी हिमाचल प्रदेश के अंदर वो आम जनजीवन से जुड़ी हुई ही होगी, चाहे उसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात हो या फिर महिलाओं के भत्ते को लेकर बात हो, मुफ्त शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। ये तमाम ऐसे एजेंडे हैं जो कि आम आदमी पार्टी के उनके मॉडल में रहते हैं। क्योंकि गुजरात में हमने देखा कि मुफ्त शिक्षा का ऐलान जो है वो गारंटी के तौर पर आम आदमी पार्टी ने किया। इसके अलावा फ्री बिजली की भी बात कही गई। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं, ऐसी योजनाएं हैं जो कि आम आदमी पार्टी उनको लागू करती है पार्टी के जीतने के बाद। और आम आदमी पार्टी हर राज्य में ये भी कहती है कि हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है, हम चुनावी घोषणा पत्र नहीं लाते हैं, बल्कि हम गारंटी लाते हैं और उन्हीं गारंटियों को सरकार बनने के बाद पूरा भी करते हैं। जी चलिए देखिए नमित, सभी पार्टियों की अपनी अलग अलग देखिए भाषा है। कोई गारंटी स्कीम लाती है तो कोई घोषणा करती है तो कोई प्रतिज्ञा लेती है, लेकिन ये सब कुछ अगर हम बात करें तो रेवड़ी कल्चर में ही आता है नमित। 20 तारीख तक देखिए जवाब भी मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर रुख अगर सख्त रहा तो इन सभी पार्टियों की तरफ से कुछ इस पर विराम लग सकता है या फिर नहीं? देखिए आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है सागर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि जो चुनावी घोषणाएं होती हैं सरकारों की तरफ से, पार्टियों की तरफ से, उस पर हम रोक नहीं लगा सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फ्री की योजनाओं में और जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनमें दोनों में काफी अंतर होता है। तो ऐसे में यह समझना होगा कि दोनों में अंतर क्या है। दूसरा ये कि सभी पार्टियों को शनिवार तक अपने अपने पक्ष रखने का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया और आज जो सुनवाई होनी थी अब वो सुनवाई सोमवार को होगी और सोमवार से पहले सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना होगा कि क्या जो योजनाएं, जो लालची लोग लुभावने वादे पार्टी करती हैं चुनाव के दौरान, क्या वो फ्रीबी योजनाएं में आते हैं या फिर जो पार्टियां चुनावी वादे करते हैं वो जन कल्याणकारी योजनाएं वाकई में होती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद सोमवार को एक जो कमेटी है जो इस पूरे जो मामले को देखेगी, अगर बात करें एक्सपर्ट की कमेटी है, वो भी बना सकती है। लेकिन पहला मोटिव यही है कि शनिवार तक सभी जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको अपना पक्ष जमा करना है। चलिए बिल्कुल नमित, इसी खबर पर बातचीत भी अब हम करने वाले हैं। लौट कर आऊंगा आपके पास। रेवड़ी कल्चर आखिर है क्या? लगातार देखिए न्यूज इंडिया ने आपको इस पर कई सारे खास पेशकश भी दिखाए और बताया कि कब से रेवड़ी कल्चर ये चला आ रहा है। हालांकि परिभाषा अपनी अपनी पार्टियों की अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर जनता से जुड़ी अगर योजनाएं हैं तो फिर ये कोई बुरा नहीं है, लेकिन सभी योजनाएं तो जनता से ही जुड़ी रहती हैं अधिकतर। अगर सभी पार्टियां यही अगर कहेंगी कि ये योजना जनता से जुड़ी है, रेवड़ी कल्चर में नहीं आता, तो फिर आगे क्या रुख होगा? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज के दिन जो सुनवाई होनी थी, सुनवाई वो टल चुकी है। अंशिका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सागर। देखिए रेवड़ी कल्चर को लेकर कोर्ट में जो सुनवाई हुई, लेकिन अब ये सुनवाई टल गई है। अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा और राजनीतिक पार्टियों के पास अभी समय भी है कि वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं। नमित हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। नमित, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि समय दिया है कोर्ट ने कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं में और फ्री की घोषणाओं में अंतर होता है। और क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में नमित? देखिए बिल्कुल कोर्ट के अंदर जो तमाम वकील थे उन्होंने अपना पक्ष रखा और जैसा हमने सुबह भी जानकारी दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ये चाह रहा है कि इस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए, लेकिन ठीक उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों को अपना अपना पक्ष रखने के लिए, अपना जवाब दाखिल करने के लिए शनिवार तक की मोहलत दी है। यानी कि शनिवार तक सभी राजनीतिक पार्टियों को जो इसका विरोध कर रहे हैं या फिर जो इसका समर्थन कर रहे हैं, फ्री जो रेवड़ी कल्चर है, उनको अपना पक्ष सबमिट करना है। उसके बाद सोमवार को अगली सुनवाई होगी। लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें स्पष्ट कर दी है। पहला ये कि
चुनावी वादे और फ्रीबी में अंतर है, यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान राजनीतिक वादे करती हैं, चुनावी वादे करती हैं, उसमें और फ्री की रेवड़ियां बांटने में, दोनों में काफी डिफरेंट है। तो इस बात को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना अपना पक्ष रखें कि वो क्या सोचती हैं, क्या चुनाव के दौरान जो लोगों को लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, क्या वो वाकई में फ्री की रेवड़ियां हैं, क्या उससे उस राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। इसको जानने के लिए सभी जो पार्टियां हैं उनको शनिवार तक का वक्त दिया गया है। जी चलिए, शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि यहां पर एक ही परिवार के 6 सदस्यों ने आत्महत्या कर ली। हालांकि सामूहिक हत्या कैसे हुई, आखिर क्या वजह, इसके पीछे हर एक एंगल से पुलिस अभी जांच कर रही है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये आत्महत्या या फिर हत्या। लेकिन वजह क्या रही होगी इसके पीछे, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो काफी दुखद है। तस्वीरें देखिए उस घर की हम आपको दिखा रहे हैं जिस घर में 6 लोगों की मौत हुई, उसके बाद शव मिले। पुलिस संदिग्ध परिस्थितियों में शव को भेजी है पोस्टमार्टम के लिए, जांच अभी की जा रही है। बिल्कुल, और देखिए एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं आखिर वजह क्या रही है, क्योंकि 6 लोगों की मौत हुई है। इसके चलते आसपास के रहने वाले लोगों के अंदर अब दहशत है, अब लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं कि वजह क्या रही होगी। चलिए जो भी है, लेकिन पुलिस की नजर इस पर है और पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर लगातार जारी। बिल्कुल, हर दिन हर रोज खबरों को तराशने के बाद आप तक हम पहुंचाते हैं। कल फिर मिलेंगे दोपहर में 2 बजे इन तमाम बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।